हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 52 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में लोपामुद्रा, मैत्रेयी और अपाला थीं प्राचीन भारत की महिला शासक, ऋग्वैदिक काल की देवियां, कवियत्री एवं लेखिका, बौद्ध भिक्षुणी। लोपामुद्रा, मैत्रेयी और अपाला जो हैं ये वैदिक काल के संस्कृत साहित्य की कवियत्री और लेखिका हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित है। एक तरफ यज्ञ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके अर्थ दिए हुए हैं। राजसूय यज्ञ, ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ से राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी। वाजपेयी यज्ञ, जिस क्षेत्र से होकर शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था, राजा के द्वारा उस क्षेत्र पर निर्बाध नियंत्रण स्थापित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में रथों की दौड़ आयोजित की जाती थी। इसमें राजा के रथ को उसके संबंधियों या स्वजनों के रथों पर विजय दिलाई जाती थी। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। राजसूय यज्ञ में ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ से राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। दूसरा वाला युग्म जो है गलत है। वाजपेयी यज्ञ का मतलब होता है कि इस यज्ञ में रथों की दौड़ आयोजित की जाती है और इसमें जो राजा का रथ होता है उसको उसके संबंधियों या स्वजनों के रथों पर विजय दिलाई जाती थी। अश्वमेध के बारे में अभी यहाँ पर युग्म सही नहीं है। अश्वमेध के बारे में आप पहले से जानते हैं, यानी जिस क्षेत्र से ये शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था तो राजा के द्वारा उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण स्थापित किया जाता था। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। संगम ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष था। संगम कविताओं में राजाओं और सरदारों के सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया है। संगम साहित्य यवनों यानी विदेशियों के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम संगम ग्रंथों की तुलना वैदिक ग्रंथों से करें तो संगम ग्रंथ और वैदिक ग्रंथों में डिफरेंस है। यहाँ पर धार्मिक साहित्य का संकलन नहीं है। यहाँ पर अनेक वीरों वीरांगनाओं की उनकी जो भी वीरता है उनके संबंध में, उनकी प्रशस्ति के बारे में यहाँ पर रचनाएं रची गई हैं। उनकी कविताओं का संकलन मिलता है। उनके जो भी उन्होंने पराक्रम किए हैं उन पराक्रमों के ऊपर कविताएं यहाँ पर लिखी गई हैं। उन कविताओं का संकलन यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी इस प्रकार ये धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए यहाँ पर ये साधारण या आदिम वाले गीत नहीं है, बल्कि यहाँ पर उच्च कोटि का साहित्य देखने को मिलता है। अनेक कविताओं में किसी योद्धा या किसी सरदार अथवा किसी राजा के नाम का उल्लेख किया गया है और उसके सैन्य पराक्रम का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। इसमें राजा द्वारा चारणों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन जो है ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। संगम साहित्य में जो विदेशी हैं या यवन हैं इनके साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, अहम और पूरम शब्द संदर्भित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में उद्भवित कर को, गुप्त काल के दौरान उपजाऊ भूमि को, तमिल भाषा में लिखी कविताओं को, आर्यभट्ट द्वारा वर्णित ग्रही या आकाशीय बल को। देखिए अहम और पूरम का संबंध जो है संगम साहित्य से है। अहम का मतलब होता है प्रेम संबंधी कविताएं, यानी अहम नाम से जो संकलन है उसमें प्रेम संबंधी कविताएं हैं। और पूरम में जो है, पूरम का मतलब है वीरतापूर्ण कविताओं का संग्रह, यानी इसमें जो वीरता वाली कविताएं हैं वो पूरम में आ जाती हैं। तो इनका संबंध जो है तमिल भाषा में लिखी गई कविताओं से है, यानी संगम साहित्य की कविताओं से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। यह एक शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है जो आदर्श रूप से महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है, बिना किसी अचानक झटके अथवा जुच्छाल के। लालित्यपूर्ण ढलावदार शारीरिक अभिनय इसकी विशेषता है, जो विभिन्न लोक नृत्यों जैसे कई कोत्ती कली से अपनाई गई है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का वर्णन किया जा रहा है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम। देखिए यहाँ पर मोहिनीअट्टम का जिक्र किया जा रहा है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी केरला का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जो मोहिनी नाम है ये मोहिनी शब्द से निकला है। और मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु का जो मोहित करने वाला स्त्री रूप था। पौराणिक जो कविताएं कहानियां हैं उन कहानियों में आपको पता ही होगा, भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान विष्णु ने जो मोहिनी का रूप लिया था, तो उसी रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
और इस अवतार से भगवान विष्णु ने अपनी स्त्रीत्व की जो शक्तियां हैं उसको प्रदर्शित करके बुराई पर अच्छाई की विजय में सहायता की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला। देखिए यह नृत्य नाट्य शास्त्र में वर्णित लाक्ष्य शैली यानी एक शैली है, लास्य करके लास्य शैली, इसका अनुसरण करता है। अर्थात सौम्यता, कामनीयता और स्त्रीत्व से परिपूर्ण ये नृत्य है और यह पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा व्यापक प्रशिक्षण के पश्चात निष्पादित किया जाने वाला एक एकल नृत्य है, यानी यहाँ पर सिंगल डांस होता है इसमें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन्हें स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित किया गया है। देखिए जातक कथाएं मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित साहित्य का एक विशाल संग्रह है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। जातक कथाएं जो हैं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 6वें का सी, 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने गुप्त साम्राज्य के उदय एवं विकास में योगदान दिया। घोड़ों के उत्कृष्ट उपयोग के साथ सशक्त सेना, उपजाऊ और लौह समृद्ध भीतरी प्रदेश, रेशम व्यापार के क्षेत्रों से निकटता। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात एक नए साम्राज्य का उदय हुआ और इसने कुषाणों और सातवाहनों दोनों के पूर्व प्रभुत्व वाले एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह आपका गुप्त साम्राज्य था। कुषाण योजना में अश्वरथ और हाथियों का महत्व समाप्त हो गया था। गुप्त काल में घुड़सवारों ने इस संदर्भ में मुख्य भूमिका निभाई। यहाँ पर कुछ जो गुप्त शासक हैं तो उनको उत्कृष्ट और अद्वितीय रथ योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया है। यानी आप ये देखेंगे कि घोड़ों के उत्कृष्ट उपयोग के साथ उनकी एक सशक्त सेना थी, यानी उनकी मूल शक्ति घोड़ों पर ही निर्भर थी। तो आपका पहला वाला कारण यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो है ये भी सही है। गुप्तों को कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त थे। उनके संचालन का केंद्र मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल थे। और ये मध्य भारत और दक्षिण भारत, बिहार के जो लौह अयस्क हैं इनका दोहन कर सकते थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है, यानी उपजाऊ और लौह समृद्ध भीतरी प्रदेश। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों से अपनी निकटता का लाभ उठाया जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कारण भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कारक जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 7वें का डी, 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला में पुंग चोलम और करताल चोलम अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं। ओडिसी, भवाई, मणिपुरी संकीर्तन, कुचिपुड़ी। देखिए ये मणिपुरी संकीर्तन में उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं। सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसे मणिपुर में संकीर्तन के रूप में जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला, यानी यहाँ पर सभी सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर पुंग और करताल चोलम प्रस्तुत किया जाता है। 9वां प्रश्न है आपका, प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के गांव पाए जाते थे। उर, सभा, नगरम। यहाँ पर आपको ही बताना है। देखिए अगर बात करें प्राचीन भारत के जो दक्षिण भारत के गांव की, तो हमें 3 प्रकार के गांव की यहाँ पर जानकारी मिलती है और ये जो है उर, सभा और नगरम है। उर एक सामान्य प्रकार का गांव था जिसमें कृषक जातियां निवास करती थी जो संभवतः आपस में समानता रखते थे। ग्राम प्रधान का दायित्व करों की वसूली करना था और गांव की ओर से उसका भुगतान करना था। ये जो गांव है ये मुख्य रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित है, यानी ये जो गांव है उर वाले ये खास करके दक्षिणी तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। अब सभा प्रकार के गांव की बात करें, इस वाले गांव की बात करें तो सभा प्रकार के गांव में ब्रह्मदेय गांव या ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि और अग्रहार गांव शामिल थे। ब्राह्मण भूस्वामियों को भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त थे, परंतु वे सामूहिक रूप से अपनी गतिविधियों का निष्पादन करते थे। नगरम प्रकार के गांव में वणिकों और व्यापारियों का संयुक्त प्रभुत्व और बसावटी। नगरम से जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है तो इसमें क्या है, इसमें वणिक और व्यापारियों का संयुक्त प्रभुत्व है और उन्हीं की बसावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सभी जो है दक्षिण भारत के प्राचीन काल के गांव हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला, 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह परमाणुवाद पर आधारित है। यह मानता है कि आत्मा और ब्रह्मांड पूर्णतया पृथक सत्ताएं हैं।
यह सांख्य के संपूर्ण आध्यात्मिक मतों के साथ सामान्य रूप से सहमति रखता है। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद पर आधारित दर्शन था। इसमें ब्रह्म प्रक्रिया की व्याख्या की गई थी। परमाणुवाद एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो किसी भी वस्तु को विशिष्ट, पृथक करने योग्य और स्वतंत्र प्राथमिक घटकों के रूप में विश्लेषण के माध्यम से इसकी व्याख्या करने योग्य इसको मानता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। वैशेषिक सांख्य दर्शन की तरह ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म पूर्णतया पृथक सत्ताएं हैं और मुक्ति इस अंतर को पूर्णतया समझने में निहित है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है ये सही नहीं है। यहाँ पर बोला गया यह सांख्य के संपूर्ण आध्यात्मिक मतों के साथ सामान्य रूप से सहमति रखता है, ये गलत है। योग दर्शन जो सांख्य दर्शन के संपूर्ण तत्वमीमांसी मतों के साथ सामान्य रूप से सहमति रखता है, यानी कि वैशेषिक दर्शन नहीं रखता है बल्कि यहाँ पर योग दर्शन रखता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का ए, केवल 1 और 2। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संगीत के कौन से स्वरूप कर्नाटक संगीत से संबद्ध हैं? तिल्लाना, टप्पा, तनम। भारतीय शास्त्रीय संगीत को 2 परंपराओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपका साउथ इंडिया में प्रचलित कर्नाटक संगीत और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया वाला आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत की बात हो रही है। कर्नाटक संगीत रागम और तालम की एक प्रणाली से निर्मित है। यहाँ पर तिल्लाना और तनम जो है इसी से संबद्ध है, जबकि टप्पा जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी उत्तर भारत का जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उससे संबंधित है। तिल्लाना मुख्यतः एक नृत्य शैली है, किंतु तेज और आकर्षक संगीत के कारण इसे कभी कभी संगीत गोष्ठी के अंतिम अंश में शामिल किया जाता है। तनम की बात करें तो यह मध्यमा कला या मध्यम गति में रागल्पना है। इसमें बोधगम्य लय, आकर्षक पद्धतियों का पालन करते हुए संगीत का लयात्मक प्रभाव तनम गायन को राग का सर्वाधिक आकर्षक भाग बना देते हैं। टप्पा की बात करें तो टप्पा में तीव्र सुर प्रतिरूप में गीत गाए जाते हैं और ये एक कठिन रचना है और इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। गायन के ध्रुपद और ख्याल स्वरूपों की बात ठुमरी और टप्पा दोनों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो टप्पा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी जो आपका उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उससे संबंधित है, जबकि तिल्लाना और तनम जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 11 का सी, केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर महाबलीपुरम मंदिर परिसर के भाग हैं? तटीय मंदिर, गणेश रथ मंदिर, लाडखान मंदिर। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी के धार्मिक स्मारकों का एक संग्रह है। स्मारकों का जो निर्माण था ये पल्लवों के शासनकाल में हुआ है, पल्लवों ने स्मारकों का निर्माण करवाया था। आपके महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इसमें आपको 2 प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे। एक तो रथ मंदिर हैं और दूसरे जो हैं संरचनात्मक मंदिर हैं, यानी यहाँ पर 2 प्रकार के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो रथ मंदिर में आपका आ जाता है आपका गणेश रथ मंदिर आ जाता है और संरचनात्मक मंदिरों में आपका तटीय मंदिर है। और तटीय मंदिरों की अगर बात करें तो इसमें एक विशाल मंदिर, 2 लघु मंदिर और अनेक छोटे मंदिर, खुले महाकक्ष, प्रवेश द्वार और अन्य तत्व इसमें शामिल हैं। लाडखान मंदिर की अगर बात करें तो लाडखान मंदिर शिव को समर्पित है और ये सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में से एक है और ये कर्नाटक राज्य के ऐहोल में स्मारकों के समूह में स्थित है। और इसका निर्माण जो था चालुक्य शासकों ने करवाया था, यानी इसका निर्माण पल्लवों से संबंधित नहीं है बल्कि इसका निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला इसमें नहीं आता है, केवल 1 और 2 यहाँ पर आते हैं। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1 और 2। 13वां प्रश्न है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विवरण है, दूसरी तरफ शब्द है। भूपेंद्र विलन 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान, महत्तर, ग्राम प्रधान, अंत्यपुर, राज परिवार। भूपेंद्र विलन का संबंध जो है चोल साम्राज्य से है। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में भूपेंद्र विलन जैसी उपाधियां दी थी और इसका मतलब होता है 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान। आपका महत्तर हुआ, अंत्यपुर हुआ, इसका संबंध जो है उत्तरी भारत से है, यानी उत्तरी भारत में जो 3 साम्राज्य का जो रहा है उससे इसका संबंध है। तो उत्तर भारत में गांव प्रशासन की मूल इकाई थे। ग्राम प्रशासन का संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार द्वारा किया जाता था, जिनके पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे और इन्हें कर मुक्त भू अनुदान द्वारा भुगतान किया जाता था। प्राय गांव के बुजुर्ग ग्राम प्रधान के कर्तव्यों में निर्वहन में उसकी सहायता करते थे और उन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर भी कहा जाता था। तो ये ग्राम प्रधान नहीं थे बल्कि जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो कि ग्राम प्रधान की
मदद करते थे, ग्राम प्रधान की जो भी प्रशासकीय कार्य हैं उनमें उसकी सहायता करते थे, तो उन्हें महत्तर कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस काल में हमें राज परिवार के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिन्हें अंत्यपुर कहा जाता था, यानी कि राज परिवार के अधिकारी थे। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का सी, केवल 1 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसे शंकरदेव ने वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में आरंभ किया था। यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य रूप है। कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन भारत के उत्तर में यात्रा करने वाले चारणों या कवियों से हुई, जिन्हें कथाकार या कहानीकार कहा जाता था। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। शंकरदेव जो है ये असम के वैष्णव संत और सुधारक थे। इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सत्रिया नृत्य को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में आरंभ किया। इनका संबंध जो है कथक नृत्य से नहीं है, बल्कि इन्होंने सत्रिया नृत्य यहाँ पे आरंभ किया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र स्वरूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। आपका सही आंसर है 14 का बी वाला, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। सिंह वर्मन, मयूर शर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका उपनाम महामल्ल था, और ये महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था, और इसे पल्लव शासकों में सबसे महान माना जाता था। उसे पुलकेशिन द्वितीय के दूसरे आक्रमण को विफल करने, उसे मारने और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, और इस तरह उसे वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता इसकी उपाधि प्राप्त इसने की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।